साथियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग चैप्टर राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय का अभिप्राय सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के उस भाग से होता है जो किसी वर्ष विशेष में देश के विभिन्न उत्पादन के साधनों को उनके प्रतिफल के रूप में वितरित किया जाता है। अगर अन्य शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय आय किसी देश के विभिन्न उत्पादन साधनों को प्राप्त प्रतिफलों का कुल योग होता है जो किसी वर्ष विशेष में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज एवं लाभ के रूप में चुकाया जाता है। राष्ट्रीय आय की कई धारणाएं हैं और उनका आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में विशेष महत्व है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का मानदंड है, मापदंड है, मेरुदंड है, उत्पादन के आकार, प्रकार और वृद्धि का सूचक है, भावी विकास की दिशा और प्रगति का मूल्यांकन करती है। राष्ट्रीय आय से ही विकास की दशा एवं स्तर का ज्ञान होता है। राष्ट्रीय आय पर ही जीवन निर्भर है, यह आर्थिक कल्याण का आधार है। अतः राष्ट्रीय आय का समुचित अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय आय से हम दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था विकासशील है, कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित है, उनमें विकास के अंतर की आपस में तुलना कर सकते हैं। तो दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए भी राष्ट्रीय आय का सहारा लिया जाता है। अब यदि हम राष्ट्रीय आय के अर्थ को वृहद रूप में देखें तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इनमें जो शब्द अंडरलाइंड हैं वह बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, ऐसे ही नहीं लिख दिए गए हैं। सबसे पहले है एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष का मतलब अकाउंटिंग ईयर, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं। भारतवर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो अवधि होती है वो एक अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इस अवधि में भारत में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनको हम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 2020 की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं और हमने 2010 में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गिनती कर ली। तो सबसे पहला जो ध्यान आप लोग दें वो ये है कि हम इसमें सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को ही लेते हैं। एक देश में बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, कार, मोटरसाइकिल, पहिए, बहुत सारी सेवाएं उत्पादित होती हैं जैसे एक प्रोफेसर की सेवा, एक सीए की सेवा, एक डॉक्टर की सेवा, एक अकाउंटेंट की सेवा। तो इन सभी सेवाओं और वस्तुओं को जो कि एक वर्ष की अवधि में या जो भी उस देश का अकाउंटिंग ईयर हो उसके अंदर उत्पादित हुई हों उन्हीं को उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। दूसरा है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। देखो, दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु होती है अंतिम वस्तु और एक वस्तु होती है मध्यवर्ती वस्तु। इन दोनों के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना चाहूंगी। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जिसका उत्पादन करने में आगे भी प्रयोग किया जाता है, यानी जिस वस्तु का अंतिम रूप से उपयोग नहीं किया जाता उसका उपयोग किसी और वस्तु के
उत्पादन में किया जाता है वह वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे किसी कंपनी ने टायर उत्पादित किया तो आप ये कह सकते हैं कि टायर अंतिम वस्तु है? नहीं। वह टायर यदि किसी कार उत्पादन करने वाली कंपनी ने यूज किया तो यहां पर जितने टायर कार उत्पादन करने वाली कंपनी ने लिए वह टायर मध्यवर्ती वस्तु हो जाएंगे। यदि कुछ टायर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी ने लिए तो हम ये कहेंगे कि उतने टायर जितने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी ने मोटरसाइकिल्स में लगाने के लिए लिए तो वो मध्यवर्ती वस्तु होंगे। और भी उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जैसे कपास का डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया गया, अगर कपास से हमने धागे बनाए तो यहां पर कपास मध्यवर्ती वस्तु हो गई धागे बनाने के लिए। यदि उन धागों का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया गया तो अब धागे मध्यवर्ती वस्तु हो गए। यदि कपड़े से शर्ट बनाते हैं तो अब कपड़ा भी मध्यवर्ती वस्तु हो गया। अब इस प्रक्रिया में जो शर्ट बनी वह अंतिम वस्तु है। कपास, धागा और कपड़ा यह मध्यवर्ती वस्तु है और शर्ट अंतिम वस्तु है। लेकिन यदि उस शर्ट का, इसको अंतिम वस्तु इसलिए कहेंगे क्योंकि उपभोक्ता इसका अब उपयोग कर लेगा, इससे कोई फर्दर उत्पादन प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। लेकिन यदि इस शर्ट का प्रयोग प्रिंट करके फिर उपभोक्ता को देने के लिए किया जाए तो ये जो शर्ट बनी वो भी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और जो प्रिंटेड शर्ट्स बनकर आएंगी तब वह प्रिंटेड शर्ट अंतिम वस्तु होंगी क्योंकि उनका प्रयोग उपभोक्ताओं के द्वारा कर लिया जाएगा। तो अगर प्रिंटेड शर्ट हमारे सामने बनकर आती है तो पीछे अगर हम चलें तो कपास, धागा, कपड़ा, शर्ट ये सब मध्यवर्ती वस्तु होंगी और प्रिंटेड शर्ट्स अंतिम वस्तु होंगी। तो यह अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में अंतर है। अंतिम वस्तु माने जिसका कोई और उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका फाइनल कंजम्पशन उपभोक्ताओं द्वारा कर लिया जाता है। और मध्यवर्ती वस्तुएं जो अन्य किसी वस्तुओं में, जैसे कार में हमने पहिए उपयोग में लाए, जैसे हमने पहियों का उपयोग मोटरसाइकिलों में किया तो वो उनके उत्पादन में, असेंबलिंग में लगाई गई। तो यहाँ पर टायर उस कंपनी के लिए उत्पाद होगा, लेकिन जितने टायर कार और मोटरसाइकिल कंपनी ने लिए उतने टायर मध्यवर्ती वस्तुएं कही जाएंगी। और एक अन्य वीडियो के द्वारा मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड समझाऊंगी, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो सबसे बड़ी गणना में समस्या होती है वो यह है कि हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम मध्यवर्ती वस्तुओं का भी कीमत जोड़ लेते हैं और अंतिम वस्तु की भी कीमत जोड़ लेते हैं। जैसे यदि हम कपास का मूल्य भी जोड़ लें, की कीमत भी जोड़ लें, हम धागे की कीमत भी जोड़ लें, हम कपड़े की कीमत भी जोड़ लें, हम शर्ट की कीमत भी जोड़ लें और हम जो प्रिंटेड शर्ट निकल कर आई उनकी कीमत भी जोड़ लें, तो राष्ट्रीय आय हमें बहुत ज़्यादा प्रतीत होगी, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। प्रिंटेड जो शर्ट हमारे सामने आई है उस प्रिंटेड शर्ट में सारी जो मध्यवर्ती वस्तुएं थीं उनका मूल्य, उनकी कीमत जुड़ी हुई है। तो यदि हम उन सब की कीमत भी जोड़ लें और फिर प्रिंटेड शर्ट की कीमत भी जोड़ लें तो इसको हम राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, जिसके समाधान के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग करते हैं। यानी किसी अंतिम वस्तु के उत्पादन में हर स्टेज पर जो
वैल्यू ऐड की गई है, जो मूल्यवर्धन किया गया है, केवल उनको जोड़ते चले जाएं और उनका योग कर लें तो हमारी राष्ट्रीय आय सही आएगी, या फिर सिर्फ अंतिम वस्तु की ही कीमत को राष्ट्रीय आय में जोड़ें। जैसे हम कार की कीमत भी जोड़ लें राष्ट्रीय आय में, और पहिए की कीमत, जो पहिए उत्पादन किया पहिया कंपनी ने, पहिया बनाने वाली कंपनी ने, उसको भी जोड़ लें तो पहियों की जो कीमत है वो कार में भी जुड़ गई है। मोटरसाइकिल की कीमत में पहिए की भी कीमत जुड़ गई है, तो पहियों की कीमत अगर हम अलग भी जोड़ लें और मोटरसाइकिल में भी जोड़ लें तो इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होगी और हमारी राष्ट्रीय आय की जो गणना होगी वो बिल्कुल सही नहीं होगी। इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगी। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ेंगे, किसी एक अकाउंटिंग ईयर में जोड़ेंगे, और एक अंडरलाइन मैंने शब्द किया है वो है मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्यों का मतलब यह है कि देश में कई चीज़ें टन में होती हैं, कई क्विंटल में होती हैं, कई लीटर में होती हैं, कई मीटर में होती हैं, कई बैरल में होती हैं। तो अब अगर कोई हमसे पूछे आपके देश की राष्ट्रीय आय कितनी है और हम बता दें हमारे पास इतने मीटर कपड़ा है, इतने टन हमने गेहूँ उत्पादन किया, इतने बैरल हमने ये चीज़ उत्पादित की, इतने लीटर दूध उत्पादित किया, तो जो समझने वाला है उसके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो वो यही कहेगा कि आप इसे साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में समझाइए। तो साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं एक राष्ट्र में, एक अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होती हैं, उनके मौद्रिक मूल्यों को हम लेते हैं। मौद्रिक मूल्यों को कैसे लेंगे? जैसे 100 मीटर हमने कपड़ा उत्पादित किया तो 100 मीटर को उसका माना 5 रुपये प्रति मीटर वो कपड़े की कीमत है। तो जब हम कपड़े को राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे कि हमारे पास कितना कपड़ा उत्पादित हुआ, तो 100 मीटर यानी जितनी भी उत्पादित इकाई है उसको उसकी प्रति इकाई कीमत से जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 100 × 5 यानी 500 रुपये हम कपड़े की कीमत राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। ऐसे ही जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई उनकी कुल संख्या को उनकी प्रति इकाई कीमत से गुणा कर देंगे, और फिर उन सब का, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, जैसे एक डॉक्टर ने एक साल में 500 बार पेशेंट को देखा और हर बार उसने 100 रुपये फीस ली, तो कितना हो गया? 500 × 100 कितना हो गया? 500 × 100 50,000। तो ये जो कीमत है वो हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय जोड़ी जाती है। हर वस्तु और सेवा का इस प्रकार से प्रति इकाई मूल्य और कुल उत्पादित संख्या जोड़कर हम उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ लेंगे। अब राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि को हम गुड्स फ्लो के नाम से भी जानते हैं, इसको हम गुड्स एंड सर्विस फ्लो भी कह सकते हैं, और इसको हम वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जानते हैं। आय विधि को हम इनकम मेथड भी कहते हैं। आय विधि के अंतर्गत हम इसे अर्निंग फ्लो, इनकम फ्लो के नाम से भी जानते हैं।
इसमें जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनको हम जो भी उनको रेम्यूनरेशन मिला, जितना भी उनको रेम्यूनरेशन मिला, जितना भी उनको प्रतिफल मिला, उन सबको जोड़ लेते हैं तो वो हमारी आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है। जैसे भूमि को लगान मिला, श्रमिकों को मजदूरी मिली, साहसी को लाभ या हानि मिली, हानि मिली तो वो राष्ट्रीय आय में से कम हो जाएगा, संगठनकर्ता को वेतन मिला, पूंजीपति को ब्याज मिला। तो इस प्रकार से जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन्होंने जो उत्पादन क्रिया में अपना योगदान दिया है उस अकाउंटिंग ईयर में, उनको हम जोड़ते हैं तो हमें जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उसे हम ग्रॉस नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करके हम राष्ट्रीय आय प्राप्त करना कहते हैं। ये याद रखिए कि यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उसका घर चलाने के लिए ऋण दिया और उस पर जो ब्याज मिला, तो इस ब्याज को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। हाँ, यदि कोई बिजनेस चलाने के लिए, कोई उत्पादन प्रक्रिया के लिए अगर आपने ऋण दिया है तो उस पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। इनके बारे में एक अलग वीडियो बनाकर डिटेल में आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगी। तीसरा मेथड है GNE, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। इसमें हम उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय और इन सब को जोड़कर नेट एक्सपोर्ट का मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से हम इंपोर्ट की वैल्यू घटा देते हैं तो उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो C + I + G + X - M और X - M की जगह आप NX भी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज राष्ट्रीय आय से के संबंध में बताना चाहूंगी। किसी राष्ट्र में जो कुल उत्पादन हुआ, GNP यदि हम कहें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की गणना नहीं है। उस उत्पाद के दौरान जो कुछ भी हमारा वेयर एंड टेयर हुआ है, जो कुछ भी क्षय मशीनों में हुआ है, उत्पादन संयंत्रों में जो क्षय हुआ है, उस वित्तीय वर्ष में जितना भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद हुआ है, उसमें से यदि हम उस डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। दो चीजें और आपको समझाना चाहूंगी। GDP और GNP में अंतर। एक आम आदमी GNP और GDP को एक ही मानता है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। GNP का मतलब है इसमें हम हमारे राष्ट्र की परिसीमा में जो उत्पादन भारतीयों ने किया, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, उनकी कुल जो भी उत्पादन हुआ उसका कुल मौद्रिक मूल्य निकाल लें। इसके अलावा कुछ भारतीय विदेशों में जाकर भी उत्पादन कर रहे होते हैं। वो जो भारत में अपनी आमदनी भेज रहे हैं उनको भी हम
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ेंगे, चाहे वो भारत की सीमा में रहकर उत्पादन कर रहे हो वस्तुओं और सेवाओं का, या विदेशों में जाकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, और जो आमदनी उन्हें प्राप्त हो रही है अगर वो भारत में भेज रहे हैं तो उनको जब हम सम्मिलित कर लेंगे, और जो विदेशी भारत में रहकर काम कर रहे हैं और अपनी आमदनी जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित कर रहे हैं और अपनी उससे जो उन्हें अर्निंग प्राप्त हो रही है, जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, वो अपने देशों में भेज रहे हैं, तो उसको हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। यानी भारतीय चाहे भारत की सीमा में रहकर उत्पादन कर रहे हो चाहे विदेशों में, उनको हम जोड़ेंगे, और जो विदेशी भारत की परिसीमा में रहकर उत्पादन कर रहे हैं उसको हम जीएनपी में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जीडीपी इससे भिन्न है। जीडीपी का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर में भारत की परिसीमा में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं, चाहे वो भारतवासी ने करी हो या विदेशियों ने करी हो, उनके मौद्रिक मूल्य को ही देखा जाता है। तो जब हम जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी बन जाता है, और जब हम जीएनपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देते हैं तो वो हमारा जीडीपी बन जाता है। तो ये अंतर जीएनपी और जीडीपी के मध्य है। तो इन टर्म्स को आप बहुत सावधानी से प्रयोग में लाइएगा, बहुत ध्यान से लिखिए कि आप जीडीपी लिख रहे हैं या जीएनपी लिख रहे हैं, और उनका अंतर आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। यदि हम जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दें, मूल्यह्रास मैंने पहले ही आपको बता दिया, एक वर्ष के दौरान जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनको उत्पादन करने में मशीनरी, संयंत्रों आदि का जो भी क्षय होता है उसका जो मूल्य है उसको हम घटा देते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन घटाने पर हमें एनडीपी प्राप्त होती है। यदि हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटा देते हैं सकल घरेलू उत्पाद में से, तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। यदि हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस देखें तो उसमें दो चीज़ें बहुत ध्यान में देने की हैं। एक राष्ट्र में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, जब वो बाजार में बिकने के लिए आती हैं एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो उनमें अप्रत्यक्ष कर जुड़े हुए होते हैं जो कि उन उत्पादित वस्तुओं का मूल्य नहीं है। मतलब वो उत्पादन नहीं हुआ है, वो तो सरकार ने उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जिससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो वो उत्पादन का मूल्य नहीं है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। और उसमें सब्सिडी नहीं जुड़ी हुई होती है जो कि उत्पादन का मूल्य है। सब्सिडी का मतलब होता है सरकार के द्वारा रियायत देना। जैसे कोई वस्तु 20 रुपए में बेचना चाह रहा है कोई उत्पादक, लेकिन सरकार को लगा कि ये उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा कीमत हो जाएगी, तो सरकार उत्पादक से ये कहती है कि 20 रुपए की जगह इस वस्तु को 10 रुपए में बेचिए, 10 रुपए प्रति वस्तु हम आपको देंगे, इसकी कीमत आप 10 रुपये मार्केट में रखिए, और 10 रुपये इसके जो 20 रुपये कीमत है उसमें से 10 उपभोक्ता से लीजिए और 10 रुपये प्रति इकाई हम आपको देंगे। तो मार्केट में वो 10 रुपये में दिख रही है जबकि वो 20 रुपये की थी। तो सब्सिडी जीएनपी एट मार्केट प्राइस में नहीं शामिल दिखती है, होती ही नहीं है अगर सब्सिडी दी है सरकार ने, और जबकि वो उत्पादन का मूल्य था, 20 रुपये की वस्तु का उत्पादन हुआ था। तो उसको
हमने नहीं जोड़ा है। और अप्रत्यक्ष कर का मतलब है सरकार के द्वारा उत्पादकों से लिया जाने वाला टैक्स। तो अप्रत्यक्ष कर तो उसकी कीमत बढ़ा रहा है, जबकि वो उत्पादन का मूल्य है ही नहीं, और सब्सिडी उसमें दिख ही नहीं रही है जो कि सरकार ने दी है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मौद्रिक मूल्य के साथ साथ अप्रत्यक्ष कर जुड़े हुए होते हैं और सब्सिडी नहीं जुड़ी हुई होती है। तो जब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वास्तव में उत्पादन के साधनों को क्या मिला, तो अप्रत्यक्ष कर थोड़ी बढ़ते हैं उत्पादन के साधनों को। तो हम क्या करते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं जो कि उत्पादन का मूल्य नहीं है, और सब्सिडी जो कि उत्पादन का मूल्य है वो जोड़ देते हैं। तो जो हमें प्राप्त होता है वो है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये असली राशि बताती है, असली मौद्रिक मूल्य बताती है जो कि उत्पादन के साधनों को मिली होगी। हालांकि इसमें से हमें एक टर्म और घटानी पड़ती है, उसके बाद वह राशि उत्पादन के साधनों को मिलती है। अब हम राष्ट्रीय आय शब्द प्रयोग में लाते हैं तो किसी के समझ में नहीं आता है कि ये जीएनपी है, कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, जीडीपी है, एनडीपी है, एनएनपी है। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन ही वास्तव में राष्ट्रीय आय है। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, अभी हमने ऊपर जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, उसमें से यदि हम मूल्यह्रास घटा दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब प्रश्न यह उठता है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय आय अगर भारत के बराबर हो जाए तो वो तो बहुत अमीर राष्ट्र हो जाएगा। क्या केवल राष्ट्रीय आय देखने मात्र से हम सही गणना कर लेते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। हमें और अधिक जानकारी अगर चाहिए कि किसी राष्ट्र का कितना विकास हो रहा है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, तो हमें प्रति व्यक्ति आय की तुलना करनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है y/p। y का मतलब है किसी एक अकाउंटिंग ईयर में उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय यानी NI, और p का मतलब है पॉपुलेशन या जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा सुदृढ़ आधार है दो राष्ट्रों के मध्य तुलना करने का। हालांकि जो प्रति व्यक्ति आय है, माना 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों की 1,000 रुपये आय होगी। किसी के 1,000 से बहुत ज़्यादा भी होगी, किसी के 1,000 से बहुत कम भी होगी, लेकिन ये एक औसत राशि बताता है प्रति व्यक्ति आय, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की व्यक्तियों के जीवन स्तर की तुलना करने का ज़्यादा सुदृढ़ आधार माना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे इससे संबंधित और वीडियोस आपको बनाकर प्रस्तुत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सीमा सोरल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स। थैंक यू।